वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। लास्ट हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था, जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल इनकम, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, सीएसओ के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सीएसओ कब बना था, और एनएसएसओ के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं ना, तो इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया हुआ, सिर्फ एक डेफिनेशन दे रखी है। तो अगर आपको इनको डिटेल में करना है तो उसके लिए आप मेरी रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे जाकर आप ये सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर कर सकते हो, राइट। तो शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी की। अब जीडीपी जो है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन सी एजेंसी है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जीडीपी को कैलकुलेट करने का काम करती है। अब देखो, किसी भी कंट्री के अंदर जो जीडीपी को कैलकुलेट करने का काम होता है वो होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल एजेंसी का। किसका काम होता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल एजेंसी का। अब ये जो एजेंसी होती है ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है, अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेती है और उसके बेसिस पे अपनी कंट्री की जो जीडीपी है उसके बारे में बताती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो जीडीपी के एस्टिमेट्स होते हैं उसको कलेक्ट करने का काम किसका होता है? सीएसओ का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो सीएसओ है ये 1950 में बनी थी। कब बनी थी? 1950 में बनी थी। इसके साथ ही एक और ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, एनएसएसओ। तो दोनों बनी थी 1950s के अंदर, लेकिन 2019 के अंदर आकर ये जो दोनों है सीएसओ और एनएसएसओ, ये दोनों मर्ज हो जाती है और मर्ज होकर क्या बनता है? इनकी जगह पे बनता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यहाँ पे बनता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डाटा कलेक्ट करता है, सर्वे करवाता है और उसके बेसिस पे जो जीडीपी है उसको बताता है कि कंट्री की जीडीपी कितनी है। इसके अलावा जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो अपनी कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। अब देखो, जो जीडीपी है उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, और वो जो ज़्यादातर कंट्रीज़ है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। कुछ कंट्रीज़ है उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके जो भी एस्टिमेट्स हैं उनके बेसिस पे वो अपनी कंट्री की जीडीपी जो है बताती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है जीडीपी को मेजर करने के, उसमें आ जाता है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। कब बना था? ये बना था 1993 के अंदर। अब ये जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है इसको कंपाइल कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर करा है? तो इसको कंपाइल करने के लिए सामने आई थी, एक तो थी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ, दूसरा था यूरोपियन कमीशन ईसी, तीसरा द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी, चौथा था यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये सिस्टम बनाया था नेशनल अकाउंट्स का, जिसके बेसिस पे जीडीपी को मेजर किया जाता है। तो ये क्या है? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जीडीपी को मेजर करने के, राइट। नेक्स्ट आता है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। सॉरी, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? नॉमिनल जीडीपी होती है जो करंट प्राइसेस पे मेजर करी जाती है। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे मेजर करी जाती है, और जो रियल जीडीपी होती है इसको मेजर करा जाता है बेस ईयर प्राइसेस पे। जो बेस ईयर होता है, एक बेस ईयर फिक्स किया जाता है और उस बेस ईयर प्राइसेस के बेसिस पे जो रियल जीडीपी है वो कंट्री की निकाली जाती है। अब देखो, जो नॉमिनल जीडीपी है इसमें हम करंट ईयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो इसमें करंट ईयर की जो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन हुई है उस साल, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इससे जो जीडीपी निकल कर आती है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती। और जो बेस ईयर के बेसिस पे हम जीडीपी निकालते हैं, बेस ईयर एक पर्टिकुलर बेस ईयर होता है, जैसे 2011-12 का है। तो ये जो बेस ईयर है, इस बेस ईयर के साथ जो करंट ईयर की जीडीपी है उसको कंपेयर किया जाता है। बेस ईयर के साथ कंपेयर करके
उसके बेसिस पे हम ये जीडीपी निकालते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो गुड्स की क्वांटिटी है या फिर सर्विसेज की क्वांटिटी है या जो प्राइसेस में इंक्रीज आया है वो कितना आया है, कितनी हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, कितने प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, जब हम कंपेयर करते हैं बेस ईयर के साथ, राइट। तो जो रियल जीडीपी होती है वो होती है जो हम मेजर करते हैं बेस ईयर को, एक बेस ईयर के बेसिस पे, राइट। तो वो होती है रियल जीडीपी, नॉमिनल जो करंट ईयर प्राइसेस पे मेजर करी जाती है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी एक इकोनॉमी में, वहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, उस वैल्यू का जो मेजर होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, राइट। इट इज अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in an area, industry or sector of an economy। तो ये क्या बन गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मॉडल है ना, इसको अगस्त 2018 के अंदर आरबीआई ने खत्म कर दिया था। अभी के लिए जो मॉडल यूज होता है वो जीडीपी का ही यूज होता है किसी भी इकोनॉमी को मेजर करने के लिए, राइट। इंडिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी को मेजर करने का वो जीडीपी का ही है। जो जीवीए का कॉन्सेप्ट पहले था वो आरबीआई ने अगस्त 2018 के अंदर उसको खत्म कर दिया था, राइट। नेक्स्ट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वहाँ पे जो नेशनल रेजिडेंट्स है, वहाँ के जो नेशनल रेजिडेंट्स है, ये नेशनल रेजिडेंट्स जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है, जो फाइनल आउटपुट होती है प्रोडक्शन की, फाइनल गुड्स की, तो उसकी जो मनी वैल्यू है उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे बाकी सारी डेफिनेशन तो सेम ही है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के जो नेशनल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है उनकी जो मनी वैल्यू है उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है नेशनल रेजिडेंट्स। नेशनल रेजिडेंट्स यहाँ पे कौन से आएंगे? यहाँ पे नेशनल रेजिडेंट्स आएंगे जो कंट्री के अंदर रहकर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा, अब देखो, एक होते हैं जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं लेकिन वो किसी फॉरेन कंट्री में गए फॉर अ टाइम बीइंग, साल 2 साल 3 साल के लिए, वहाँ पे जाकर उन्होंने कमाई करी और वहाँ की फॉरेन करेंसी इंडिया में लाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो किस में आएंगी? वो नेशनल रेजिडेंट्स में ही आएंगे। और दूसरा होता है, एक लोग होते हैं जो किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं और यहाँ पे आकर कमाई कर रहे हैं और वापस अपनी कंट्री में ले जा रहे हैं, होम कंट्री में जाकर उस कमाई को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो नेशनल रेजिडेंट्स में नहीं आएंगे। नेशनल रेजिडेंट्स जो इंडिया के हैं और इंडिया के लिए कमाई कर रहे हैं वो आएंगे नेशनल रेजिडेंट्स, चाहे वो किसी दूसरी कंट्री में बैठकर कमाई कर रहे हैं और उसको इन्वेस्ट इंडिया में कर रहे हैं तो वो नेशनल रेजिडेंट्स में आएंगे, राइट। तो यहाँ इसका फॉर्मूला लिख रखा है जीएनपी का। सॉरी, जो फॉर्मूला होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, फिर भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का? जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस आर माइनस पी। आर माइनस पी क्या आ जाएगा? आर माइनस पी है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम मीन्स कि जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाकर पैसा कमा रहे हैं, इंडिया में ला रहे हैं, वो ऐड हो जाएगा और उसमें से हम माइनस वो पैसा कर देंगे जो इंडिया से बाहर जा रहा है। जो इंडिया में आ रहा है वो तो ऐड होगा लेकिन जो यहाँ से जा रहा है वो माइनस होगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम ऐड कर देंगे जीडीपी में, राइट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस ऐड करेंगे और जो पैसा आ रहा है जो जा रहा है उसका जो डिफरेंस है उसको हम जीडीपी में ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है जब जीएनपी से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, हम डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो माइनस कर देते हैं, राइट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन वैल्यू जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम।
पर्सनल इनकम क्या होती है? अब देखो, एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे ऑफर किया उन्होंने 50,000। उन्होंने बोला कि हम तुझे मंथली 50,000 देंगे। अब ये जो 50,000 मैं वहाँ पे कमा रही हूँ, इसमें से कुछ क्या कटता है? इनकम टैक्स कटता है, राइट? जो कि मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ। तो ये क्या है? ये जो 50,000 है, ये मेरी पर्सनल इनकम है। लेकिन इसमें से जो मैं इनकम टैक्स दे रही हूँ, जो भी इनकम टैक्स मैं दे रही हूँ, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि ये जो इनकम टैक्स दे रही हूँ, ये क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है जो मैं गवर्नमेंट को दे रही हूँ। तो जब व्हेन पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पर्सनल इनकम, जब डायरेक्ट टैक्स को हम पर्सनल इनकम से माइनस करेंगे, तो जो आगे वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जो भी मेरी इनकम थी उसमें से जो मैंने इनकम टैक्स, जो भी मैं डायरेक्ट टैक्स पे कर रही हूँ उसको माइनस कर देंगे, तो जो निकल कर आएगी आगे वैल्यू, वो क्या होगी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको मैं खर्च कर सकती हूँ, राइट? नेक्स्ट आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ। एनएसओ कब बना था? ये बना था 1 जून 2005 के अंदर। एनएसओ 1 जून 2005 में बना था। किस लिए बनाया गया था? फॉर प्रमोटिंग स्टैटिस्टिकल नेटवर्क इन द कंट्री। हमारा जो स्टैटिस्टिकल नेटवर्क है, जो स्टैट्स हम कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए एनएसओ को बनाया गया था। और जब बनाया गया था उस टाइम पे इसके हेड कौन थे? प्रोफेसर एस डी तेंदुलकर, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएसओ एंड एनएसएसओ की। सीएसओ क्या है? सीएसओ है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी? 1950 के अंदर बनी थी। अब इसका काम क्या है? इसका काम है टू पब्लिश नेशनल इनकम डाटा। नेशनल इनकम डाटा को पब्लिश करने का काम होता है सीएसओ का। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये भी 1950 के अंदर ही बनी थी। इसका काम क्या है? इसका काम है टू कंडक्टिंग लार्ज स्केल सैंपल सर्वे टू मीट द डाटा नीड्स ऑफ द कंट्री फॉर द एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड अदर एग्रीगेट्स। ये क्या करती है? ये सैंपल सर्वे करती है। एक सर्वे करती है, सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बेसिस पे फिर बाद में जो डाटा है कलेक्ट किया जाता है, राइट? सैंपल कलेक्ट करती है, सर्वे करती है, उसके बाद जो भी डाटा हमारे सामने आता है, जो भी स्टैटिस्टिक्स सामने आते हैं, एस्टिमेट्स आते हैं, तो उनको ये बनाने का काम करती है एनएसएसओ। अब 2019 के अंदर क्या हुआ था? मई 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज कर दिया। सीएसओ एंड एनएसओ दोनों को मर्ज कर दिया, और मर्ज करके एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम क्या था? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। कब बना था एनएसओ? 2019 के अंदर बना था, राइट? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है स्टैट्स, राइट? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye. Have a nice day.